आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट के इस अर्जी पर सुनवाई और इस पर फैसला सुरक्षित रखना ही अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। बॉम्बे हाईकोर्ट जिसने सीबीआई जांच के इशारे किए, जिसने सीबीआई जांच के निर्देश दिए, जिसके आधार पे सीबीआई ने अनिल देशमुख के ऊपर एफआईआर किया और जो जांच के में सामने आई चीजें, उसके बाद ईडी इस मामले में कूद पड़ी। ईडी ने जो जांच की उससे सीबीआई के रास्ते और आसान हो गए। ईडी ने प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख के को तीन बार समन जारी किया, वो पेश नहीं हुए। अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश के खिलाफ समन जारी किया गया, वो पेश नहीं हुए। पत्नी के खिलाफ जारी किया गया। ये सिस्टम का इस तरह से मजाक उड़ाने वालों को अदालत इस तरह से आश्रय क्यों दे रही है, ये सवाल तो है। अनिल देशमुख पे आरोप ही नहीं है, 100 करोड़ रुपए प्रति माह वसूली करने का आरोप अनिल देशमुख को, जब वो राज्य के गृह मंत्री थे, उनके ही अंदर काम करने वाले देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने किया। सिर्फ ये आरोप नहीं था, आरोप के बाद तनोजा जेल में बंद वो इंस्पेक्टर जो 100 करोड़ रुपए वसूली देता था, जिसका आरोप परमवीर सिंह ने लगाया, उसने तनोजा जेल में कहा कि हम उगाही करके जो पैसे लाते थे अनिल देशमुख के 2 निजी सचिव को देते थे। उन दोनों निजी सचिव ने कहा कि हम जो उगाही करके हमें जो पैसे मिलते थे, वो पैसे अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख के 2-3 जो फेक कंपनी थी उसके लिए दिए गए। ये तमाम चीजें होने के बाद, इतने साक्ष्य होने के बाद भी ईडी अनिल देशमुख को गिरफ्तार करना तो दूर, उससे पूछताछ नहीं कर पाई। कल के लिए फिर समन था और कल सोमवार को जब उनसे मीडिया ने पूछा, अनिल देशमुख ने कहा कि हम तब तक ईडी के सामने नहीं जाएंगे जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। दरअसल उससे पहले जब ये बात ईडी वो कह रहे थे, उससे पहले ईडी ने एक और छापेमारी की। रविवार को 2 जगह देर शाम तक उनके घर पे छापेमारी हुई और उस छापेमारी में 300 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त करी। ये अनिल देशमुख के दूसरे बेटे की संपत्ति थी, ऋषिकेश से अलग हट करके सलील देशमुख की संपत्ति थी। इस पूरी प्रक्रिया से पता चलता है कि मुंबई में जो महाराष्ट्र में जो महाअघाड़ी की महावसूली सरकार है, उसका गृह मंत्री कम से कम लूट के इस धंधे में तो था। पैसा कहां तक पहुंचाता था, सीएम मुख्यालय तक जाता था या नहीं जा सकता, शरद पवार का इसमें क्या भूमिका थी, अभी ये तभी जब अनिल देशमुख की पेशी हुई। क्योंकि अनिल देशमुख के बारे में सच तभी सामने आया जब इंस्पेक्टर तनोजा जेल में बंद सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई। उसने पूरे चीज खोले। सचिन वाजे कौन? जिसने एंटीलिया, जो एशिया के सबसे संभ्रांत, सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक, मुकेश अंबानी के घर के सामने जिलेटिन की छड़ी रखवाया था, आतंकवादी गतिविधि करवा रहा था और जिससे करवा रहा था उसकी हत्या कर दी, मनसुख हिरेन की। इन तमाम मामलों के दोषी इसका पता जा रहा है कि सरगना बताया जा रहा है कि अनिल देशमुख के इशारे पर सब कुछ हो रहा था। ये सब चीजें जब जानकारी बॉम्बे हाईकोर्ट को दी गई, तब बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। सवाल यह है कि जिस बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, जिस बॉम्बे हाईकोर्ट के जांच के बाद ये डेवलपमेंट स्टेटस रिपोर्ट है कि ईडी ये चीजें सामने ला रही है, वो बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने दिख रहा है कि परमवीर सिंह ईडी के बार बार के समन पे भी पेश नहीं हो रहे हैं और ठेंगा दिखा रहे हैं कि हम तब तक पेश नहीं होंगे जब तक हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आ जाता। क्या सामान्य आदमी ईडी के समन का इस तरह इग्नोर कर सकता है? न सिर्फ अनिल देशमुख बल्कि उनके बेटे के भी समन पे भी ईडी गिरफ्तार करने की हैसियत नहीं जुटा पा रही है। क्या सामान्य आदमी ये हैसियत रख सकता था? तो फिर कैसे हम अपने कानून के लिए कहें कि सबके लिए कानून बराबर होता है? क्या हाईकोर्ट की नजर में कुछ भी नहीं जा रहा? क्या देश की सबसे बड़ी अदालत की नजर में नहीं जा रहा? क्या अनिल देशमुख ठेंगा दिखा रहे हैं ईडी को और ये पूरा मामला सीबीआई के खिलाफ, ये पूरा मामला हाईकोर्ट सुन रहा है? दरअसल हाईकोर्ट ने निरंतर अनिल देशमुख की उस अर्जी को सुना है जिसमें अनिल देशमुख ने कहा है कि ये पूरी जांच को ही क्वेश कर दीजिए आप। सवाल ये है कि क्या इस अर्जी की कोई औकात बनती है? यदि बनती है तो फिर ईडी के इस झमेले का, इस तामझाम का क्या मतलब है? जिस हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए,
उसी हाईकोर्ट के सामने अनिल देशमुख ने अर्जी दाखिल करके कहा इस एफआईआर को क्वेश कर दीजिए, और हाईकोर्ट इसको लंबी सुनवाई कर रहा है और आज इस पर ऑर्डर रिजर्व कर दिया कि अनिल देशमुख की अर्जी पर एफआईआर क्वेश कर दिया जाए या नहीं। इसकी संभावना तो नगण्य है कि बॉम्बे हाईकोर्ट इस एफआईआर को क्वेश करेगा, लेकिन लंबी इसकी सुनवाई ही अपने आप में सवाल खड़े करता है कि इस देश में कानून का क्या मजाक बना हुआ है, इस देश में कानून क्या वीआईपीज के लिए अलग है। जिस तरह से अनिल देशमुख ठेंगा दिखा रहे हैं ईडी को, सीबीआई को, क्या आम आदमी दिखा सकता है? क्या 3-3 समन को कोई इग्नोर कर सकता है? वो कभी दिल्ली भाग के आ रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट की अर्जी के नाम पर। अब तथ्य तो ये भी आए हैं कि उनके बेटे ने 300 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की, अभी उसे जब्त किया गया है। उनके दूसरे बेटे पर आरोप है कि 4.7 करोड़ रुपए उनके फेक कंपनी में जमा किए गए। ये तमाम साक्ष्य होने के बाद भी सीबीआई इस मामले को बंद करे, इस अर्जी को हाईकोर्ट द्वारा सुनना चौंकाने वाला है। निश्चित रूप से देश की अदालतों के लिए ये सवाल है कि क्या अदालतें आम आदमी की अर्जी पर भी इसी तरह से सुनवाई करेगी? क्या आम आदमी तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच ही नहीं पाता है। खैराती पांडे का बलात्कारी भाई पहुंच पाता है, जिसके लिए कांग्रेस के 5-5, 6-6 वकील सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं और फर्जी तरीके से, फ्रॉड तरीके से अदालत को भी गुमराह करके गैंग रेप के आरोपी को यह कह के बचा लिया जाता है कि उसमें से एक व्यक्ति ने शादी कर ली है लड़की से। कमाल की बात ये देखिए कि 4 लोग गैंग रेप के आरोपी हैं, उसमें रवीश कुमार का भाई एक है, ब्रजेश कुमार, और 3 अन्य हैं। और ये मामला रफा दफा हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके बता दिया जाता है कि ये जो एफआईआर है जिन 4 के है उसमें से एक ने शादी कर ली। क्या 4 ने शादी कर ली? फिर बाकी के 3 का क्या होगा? क्या अदालतें इसी ढंग से चलती है? ये अपने आप में कई सवाल है। क्या आम आदमी को के लिए अदालतें इतनी ही सुलभ तरीके से काम कर लेती है? जिस अनिल देशमुख के ऊपर सीबीआई जांच के निर्देश खुद बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया और उस जांच के बाद इतनी सारे झोल साफ हो रहे हैं, उसके बाद भी अनिल देशमुख की अर्जी पर सुनना और पेंडुलम की तरह जिस देश की अदालत में हजारों हजार केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उस देश की अदालत के जजों के लिए इतना समय निकालना अपने आप में चौंकाने वाली बात।